वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थोड़ा सा रिफॉर्म्स की तरफ देखेंगे कि ये सारे हालात जो इस नहेज पे पहुंच चुके हैं इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। खोकर साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि असगर खान केस पे अगर हमने अमल कर लिया होता और ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देते तो शायद सियासत में मुदाखलत का अमल जो है वो रुक चुका होता। और दूसरा, दो कमीशन का मैं हवाला दूंगा जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, सलीम शहजाद का और हामिद मीर कमीशन जो था। सलीम शहजाद जो है वो 27 मई को लापता हुए थे और 30 मई को उनकी डेड बॉडी मिली थी एक नहर से। और ये उस पर जो कमीशन बना था साकिब निसार साहब की सरबराही में, आगा रफ़ीक साहब उसमें थे, 2 IGs थे और एक PFUJ के नुमाइंदे थे। उसमें एक मैकेनिज़्म बनाया गया था कि क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इल्ज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर था कि किस तरह से उस मैकेनिज़्म पे अमल किया जाए तो ये कम किए जा सकते हैं इस किस्म के वाक़यात। फिर हामिद मीर का वाक़या हुआ तो उसमें भी 3 सर्विंग जजेस थे, अनवर ज़हीर जमाली साहब, एजाज़ अफजल साहब और इकबाल हमीदुर रहमान साहब। और उसमें ये कहा गया कि सलीम शहजाद कमीशन में बनाए गए मैकेनिज़्म पर अमल किया गया होता, हुकूमत उन सिफारशात पर अमल करती तो ये हामिद मीर का वाक़या ना होता। तो चीज़ें तो सारी हमारे पास मौजूद हैं, कमीशन बने हैं, हालात की गहराई तक हम चले गए, आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसका हल भी बता दिया। लेकिन अभी भी प्रेस रिलीज अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस भी देंगे उन एजेंसीज़ को कि ऐसा ना करें, और दूसरा हम इनिशिएट करेंगे लीगल प्रोसेस ताकि इसको आइंदा रोका जा सके। तो ये क्या इसमें देखिए जब फैज़ाबाद धरने की जजमेंट आई थी खालिद साहब, तो उस वक्त सर्टन लेजिस्लेशन के बारे में जो आज के चीफ जस्टिस हैं वही इस जजमेंट के ऑथर थे, और ये भी एक सुओ मोटो केस था जिसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दी थी। उसके अंदर भी सर्टन आपने देखा होगा कि लेजिस्लेशन को प्रपोज किया गया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ फाइल हुए और उन रिव्यूज़ को भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब टेकअप न किया और अब ये चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने टेकअप किया और ऑलमोस्ट सारे रिव्यूज़ जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बात हो रही। लेकिन जो दूसरे 3 कमीशंस का जिसका आपने जिक्र किया है, असगर खान वाला किया है, सलीम वाला किया है या हामिद मीर वाला किया है, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसके अंदर ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो टारगेट है वो पाकिस्तान की अदलिया है, और पाकिस्तान की अदलिया के जो अहम तरीन इदारा है हाई कोर्ट, उनके जजेस ने एक रेफरेंस किया है और उस रेफरेंस के अंदर सर्टन फैक्ट्स को लेके आए हैं और इस लेवल पे जाके उसे डिस्कस किया गया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व आई है, और जो राय इसके अंदर कोई नहीं है। ना पाकिस्तान की बार एसोसिएशन ये चाहती हैं कि इसके अंदर कोई एक्सेप्टेबिलिटी है, ना फेडरल गवर्नमेंट का रिजॉल्व आया है, ना पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और अदालत। और हमारे ये सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन ऑप्टिक्स को बेहतर रखा जा सके, चूँकि क्रेडिबल जस्टिस के लिए अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो हमारा तो आगे ही बहुत बुरा हाल हुआ हुआ इस सारे निज़ाम के अंदर। अब जो चीज़ है वो है मैकेनिज़्म सिर्फ इस हद तक कि ये कमीशन काम किस तरह करेगा, और वो कमीशन भी है, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह ये 2-3 दिन की प्रोसीडिंग आपने देखा होगा कि जो इस लेटर में भी रिफ्लेक्ट हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस भी सुने, चीफ जस्टिस साहब अपने ब्रदर जजेस से भी मिले, चीफ जस्टिस जो हैं बार एसोसिएशंस के, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट से भी मिले, चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर से भी मिले, फिर दोबारा अपने फुल कोर्ट के अंदर गए। तो इंटेंशन, ये सेंसिटिविटी जो है वो आपके सामने है। अब अगली उस चीज़ के अंदर ये है कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए कि आइंदा भी इस तरह ना हो, और अगर ये हुआ है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह शिफ्ट की जाए। अब मेरा ख्याल ये है कि हमें कंसंट्रेट इसके वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए। अभी जो बहस चल पड़ी है, अभी कमीशन बना भी नहीं है और हमने अपनी उसके अंदर डिज़ायर को शामिल करना, जी सर्विंग होता तो बहुत बेहतर था, सर्विंग के अलावा है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फुल कोर्ट बिठाती, ये सारा प्रेरोगेटिव जो था वो सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 209 का मैंडेट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली कंसीडर किया होगा कि अगर आर्टिकल 184(3) के अंदर हम जाते हैं तो उसके लिए फिर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सारी अप्लाई करेंगे और इसके खिलाफ फिर कोर्ट ऑफ अपील भी है, इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है। फिर आपका जो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है आर्टिकल 184(3) का, उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि दोनों पार्टीज के एलिगेशंस या उनका प्रूफ या रिकमेंडेशंस, वहां तो ऊपर तो एक फैसला है, वो फैसला है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ये है कि कमीशन कौन बनाता है, वो बनाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्करेंस उसके अंदर है। अगला ये है कि बनाया किसे जाता है, उसके अंदर भी डेफिनेटली कॉन्करेंस आएगी।
उसके TORs क्या होंगी वो भी उसके अंदर कॉन्करेंस आएगी। लेकिन जो अगली चीज़ है वो आना चाहिए, इसको टाइम बॉन्डेड आना चाहिए, जो असल इंपॉर्टेंट है कि विद इन टाइम जो इसका टाइम फिक्स किया जाना चाहिए। इसकी जो भी रिकमेंडेशंस आए उसको पब्लिक होना चाहिए और अमल भी होना चाहिए और उसके ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको डायरेक्टली ओवरसाइट को करे। ताकि ये है कि ये चीज़ें जो है इस तरह एक जो नुक्ता जो है कि हमारे पास 3-4 मिनट मजीद होंगे। एक बड़ा सबसे इतराज़ ये किया जा रहा है कि एक ऐसे चीफ एग्जेक्टिव को ये टास्क दिया गया है कि वो इसको कमीशन बनाए जो खुद माजी में अदलिया के ऊपर असरअंदाज होते रहे, और जस्टिस कयूम के साथ उनकी ऑडियो दोबारा से जो है मंजर आम पे लाई गई है और उसको डेफिनेटली क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और दूसरा मामला जो अभी जो मुख्तलिफ कमीशन के हवालों से बात हो रही, देखें असगर खान केस हो, हामिद मीर कमीशन हो, सलीम शहजाद कमीशन हो, या ये मौजूदा जजेस का मामला हो, फ्रीकैन मुख्तलिफ हैं। एक जगह सियासी जमातें हैं, एक जगह मीडिया है, एक जगह अदलिया है, एक्यूज एक ही है। तीनों जगहों के ऊपर एक्यूज एक ही है कि इंटरफेरेंस कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, धमकी है, मार धाड़ है, कुछ जगहों के ऊपर जान भी चली गई है। एक्यूज एक ही है। तो इसलिए इस सूरत हाल के अंदर कितना कोई ऐसा मजबूत मरबूत मैकेनिज्म होना चाहिए कि इसका तदारुक किया जा सके। देखिए खालिद भाई, ये सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता दी गई है कि जी हर इदारा एग्जेक्टिव है, अदलिया है, लेजिस्लेचर है, उनका डोमेन बता दिया गया है। उसके बाद आप असगर खान केस को देखें, आप फैज़ाबाद धरना केस को देखें, लेकिन इससे भी बेहतर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की उस जजमेंट को देखें जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया था, तो ये सारी चीज़ें तो नीट एंड क्लीन क्लियर हैं, नेकेड आई से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल पैदा होता है। इन जो कमीशन का आप सलीम शहजाद का आपने जिक्र किया, हामिद मीर कमीशन का आपने जिक्र किया, असगर खान केस का आपने हवाला दिया, फैजाबाद धरना केस के अंदर भी ये रिकमेंडेशन थी ऑलरेडी हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। मेमो गेट था, उसमें काजी साहब खुद उसको हेड कर रहे थे, उसकी रिकमेंडेशन उसकी देखे तो बड़ी उसके अंदर बहुत सी चीजें थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो यही इसके अंदर लेकुना ये है जिसकी वजह से लोगों के अंदर, या जो लोग ये समझते हैं चूंकि कंसर्न ये सिर्फ 6 जजेस साहबान का नहीं है, ये एक इदारे की बात है। हम पूरे जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, जो लॉयर्स हैं, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, सब ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो, रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेमोक्रेसी हो, ट्रू सेंस में हो, और लोग जिसको वोट दें उसका वोट निकले। चूंकि वोट देना जो है दैट इज लॉयल्टी टू वर्ड योर स्टेट। अगर आप वोट देने का फ्री एंड फेयर मौका नहीं देते और वोट आप किसी को दें और वोट कहीं से निकले, तो आप लोगों की वो लॉयल्टी जो है उसको डाइवर्ट करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये कमीशंस और कानून पे कानून बनाना भी इसका कोई हल नहीं है अनटिल अनलेस के उन रिकमेंडेशंस पे और वो तमाम जजमेंट्स, चूंकि जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग है तमाम इदारों के ऊपर, तो मजीद किसी लेजिस्लेशन की मैं समझता हूं कि ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन रिकमेंडेशन पे जो जजेस साहबान ने कमीशन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी, ट्रू सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस हो, अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये सारे ग्रीवेंस जो है ये रिड्रेस हो सकते हैं। एक आखिरी चीज़ जो है कि लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगा दोनों से कमेंट ले लो। लीगल फ्रेटर्निटी को हमने माजी में देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ या बाकी मामलात के अंदर, तो वो एकदम से मैदान में आते थे अदलिया की प्रोटेक्शन के लिए। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि शायद दरमियान में है कि कंप्रोमाइज़ सी नज़र आ रही है। इज इट करेक्ट? मैं समझता हूं कि उस वक्त एक वाहिद परवेज़ मुशर्रफ था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थीं, इसलिए वो सारे यूनानिमस थे। आज हुकूमत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की है, और जो नून के लॉयर हैं वो नून के साथ हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और जो बच जाते हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और आम न्यूट्रल लॉयर्स हैं। तो इसलिए वो मेजॉरिटी और यूनानिमस उनका आना मेरा ख्याल में ये डिवीजन है। आयन कानून और अदलिया के साथ खोगर साहब कोई नहीं बचा, सारे सियासी जमातों के साथ चलेंगे। सारे ही हैं। पाकिस्तान के लॉयर्स भी हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। अब इसके अंदर बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि उस दौर के अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस टारगेट थे। इस केस के अंदर ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस प्रोएक्टिव है और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो हमें इस सिस्टम के अंदर रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए।
एक ये कहना रखनी चाहिए उम्मीद कि जो भी रिकमेंडेशंस आएँ, चाहे फैक्ट्स के ऊपर आए या वे फॉरवर्ड के ऊपर आए, उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली उसको मॉनिटर करे, ताकि ये जो इंप्रेशन बना हुआ है कि कोई कमीशन बने और उसकी रिकमेंडेशंस को ऑनर नहीं किया जाता या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एक हम उससे निकलें। दूसरा उसके अंदर ये है कि इसके साथ साथ भी जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन पर भी काम किया जाना चाहिए, जिसके अंदर ये है कि आप अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करें, आप अपनी अदालतों के अंदर जजेस की तैनाती जो है उसको बेहतर करें, और तीसरा सबसे बेहतर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हमारे जजेस ओथ लेते हैं कि हम बगैर किसी फेयर के, फेवर के और इलविल के काम करेंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खड़े हों। अगर इस केस को देखा जाए तो सब ने यूनानिमसली ये कहा है कि इन जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू करने चाहिए थे, क्योंकि अगर आपके पास इख्तियार भी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता भी है, और आपका चीफ जस्टिस अगर उस पर फुल कोर्ट नहीं भी बुलाता। डीसी इस्लामाबाद को सजा दे दी, एसएसपी इस्लामाबाद को सजा दे दी, लेकिन थोड़ी सी रियायत भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद अपने ओहदों में बैठे हैं। ये एग्जेक्टिव देखें ना, उसी जजमेंट के अंदर जब उसे सजा 6 माह की दी गई थी और 4 माह की एसपी को दी गई थी, उसी के अंदर एक इनबिल्ट ऑर्डर सस्पेंशन भी था कि जी आपकी 30 डेज के लिए इनबिल्ट आ गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव को इखलाकन ये चाहिए था कि एक बंदे के ऊपर इल्जाम साबित हो रहा है, उसको उस ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं हटा रही। एग्जीक्यूटिव अपनी लगता है जिद पे खड़ी है। ना, कानून के आगे मोरालिटी नहीं स्टैंड करती, लॉ है तो लॉ है। और दूसरा ये है कि इन जजेस को भी इन तमाम, मतलब हम रोज अदालतों के अंदर जाते हैं, कितनी मैल प्रैक्टिसेस या मैल एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं और वो स्कॉट फ्री निकल जाते हैं। अगर ये जजेस इसको भी स्ट्रांगली करें, और कितने लोग हैं ऐसे जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हो के उसे किसी नतीजे पे पहुंचाया? क्या लॉ जो है वो सिर्फ किताब के अंदर ही मौजूद है? इन जजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे कंसिस्टेंट मैल प्रैक्टिस गवर्नेंस की आए, उसको सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन में न लेके जाएं, उसके ऊपर एक्शन भी करें। बहुत शुक्रिया एहसान खोकर साहब आपका, और रियासत अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, डेफिनेटली इदारों का एहतराम होना चाहिए, और एहतराम उसी वक्त होता है कि जब तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के ना सिर्फ काम करें बल्कि वो काम होता हुआ नज़र भी आए और आवाम उसके ऊपर एतबार करें, तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो के आगे चलने शुरू हो जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।